गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लक्की राज जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज एमएड सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मैं आप लोग को आज बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पढ़ाऊँगी। इसमें मैं थिंकर्स अरबिंदो घोष में आप लोग को बताऊँगी। अरबिंदो घोष जो हैं उनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में प्रसिद्ध सिविल सर्जन डॉक्टर राधाकृष्णन के यहाँ हुआ था। वे बहुत कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। स्टार्टिंग में शुरुआती की शिक्षा उनकी दार्जिलिंग में लोरेंटो कॉन्वेंट स्कूल से मिली थी। इसके पश्चात उनके फादर 1879 में उनको इंग्लैंड भेज दिए थे शिक्षा प्राप्ति के लिए। वहाँ पे उन्होंने लैटिन भाषा एक टिबेट दंपति के अंडर में प्राप्त की थी। उसके पश्चात वहाँ पे और भी बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, जिसमें से ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश तथा इटालियन आदि भाषा आते हैं। उन्होंने इंग्लैंड में कैम्ब्रिज किंग्स ऑफ कॉलेज द्वारा शिक्षा में छात्रवृत्ति प्रदान की, छात्रवृत्ति मिलता है उनको। और क्या होता है कि वो बहुत कुशाग्र बुद्धि के बालक होते हैं, बहुत कुशाग्र बुद्धि के स्टूडेंट वे होते हैं। स्टार्टिंग का जो उनका जीवन होता है, शुरुआती जो जीवन उनका होता है, वह राजनीति से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन धीरे धीरे वह अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं और अध्यात्म को समझते हैं, अध्यात्म को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। अब अध्यात्म से ही वो खुद को जोड़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वो आगे फिर चलते हैं। अध्यात्म की ओर बढ़ने के बाद उन्होंने अपने ढंग से अपने ज़िंदगी को जीना शुरू किया और इनका मानना था कि चित्त, विचार, आत्मा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हैं। इनके बिना मनुष्य का जीवन बेकार है, इनके द्वारा मनुष्य आगे नहीं बढ़ता है। और इसमें क्या होता है कि जब चित्त, आत्मा और आपस में जुड़े हुए होते हैं तो मनुष्य आगे बढ़ता है, मनुष्य का विकास होता है, वह विकास की ओर बढ़ता है। इससे अति मानव का विकास होता है, इसे अति मानव का जन्म होता है। अति मानव मीन्स वही होता है, अति मानव उसको बोलते हैं जिसको हर तरह का ज्ञान हो, अध्यात्म से जुड़ा हुआ आदमी हो, तो वह अति मानव कहलाता है। अति मानव होना सबके बस की बात नहीं है, अति मानव सब व्यक्ति नहीं होते हैं। अति मानव में थिंकर्स लोग आते हैं, जिसमें अरबिंदो घोष भी आते हैं, जो जिनके बारे में मैं आप लोग को बता रही हूँ। फिर आगे हम लोग देखेंगे इनके जीवन दर्शन को। ठीक है, अरबिंदो घोष के जीवन दर्शन को हम लोग देखेंगे। अरबिंदो घोष जो है वह आदर्शवादी विचारधारा के हैं। इनका जो विचारधारा है वह आदर्शवादी है। इनके दर्शन को आगे विद्वानों ने अपने नज़रिए से देखा है, अपने नज़रियों से इनको समझने का कोशिश किया है। अरबिंदो घोष जो हैं इनका दर्शन वेद, उपनिषद, गीता एवं अन्य धर्मों का चिंतन करने का परिणाम है। वेद, उपनिषद, धर्म और अन्य ग्रंथ का जब ये चिंतन करते हैं तभी यह अध्यात्म को अपनाते हैं, अध्यात्म को समझते हैं और अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। इसके आगे फिर हम लोग देखेंगे, इनके अनुसार शिक्षा सिर्फ सूचना प्राप्त करना नहीं होता है, सूचना प्राप्त करने को ही शिक्षा ये नहीं मानते हैं। यह सोचते हैं कि असल ज़िंदगी में जो शिक्षा है, जिससे वो सच को समझ सकता है आदमी, सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, जिसको आदमी समझता है, असल मायने में शिक्षा वही है। और उसी शिक्षा को जीवन में अप्लाई करके शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है इनके हिसाब से। इसके बाद अरबिंदो घोष जो हैं वह कहते हैं कि ब्रह्म, संसार और परलौकिक दोनों रूपों में जिसे ईश्वर कहा जाना चाहिए, इन्होंने शक्ति को माता की संज्ञा दी है। इन्होंने शक्ति, जैसे जो सत्य को समझ लेते हैं, सत्य को समझने के बाद जो शक्ति हमारे अंदर आती है, जिससे हमारा ज्ञान और ज्ञान में वृद्धि होती है, इसको इन्होंने माता की संज्ञा दी है। ठीक है, इनके अनुसार मानव, विश्व एवं परमात्मा तीनों परम सत्य है। अरबिंदो घोष के हिसाब से मानव, विश्व और परमात्मा ये तीनों सत्य है। इनके अनुसार योग जीवन में आवश्यक है। इनके हिसाब से योग का जो स्थान है वह जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। योग के द्वारा यह जीवन को जोड़ते हैं। योग जो है उसको यह जीवन में मतलब जीवन में उतारने के लिए बताते हैं कि योग के आने से जीवन को और अच्छा और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि यह आदर्शवादी तो थे ही, यथार्थवादी भी थे। यह सच को ही सब कुछ मानते थे।
वे संसार को सत्य मानते थे। इन्होंने समाज को, मानवता को जीवन का उद्देश्य माना है। इन्होंने समाज को, मानवता को जीवन का उद्देश्य माना है। समाज अगर है और मानवता है तभी जीवन का उद्देश्य जो है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, उस पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। फिर हम लोग आगे देखेंगे इनके शैक्षिक दर्शन को, एजुकेशनल फिलॉसफी को देखेंगे। ठीक है। अरविंदो घोष जो होते हैं यह जीवन में विश्वास रखते हैं। अच्छा कोटि के जीवन और निम्न कोटि के जीवन में इनका विश्वास नहीं है। अच्छे कोटि के जीवन में विश्वास रखते हैं, उच्च कोटि के जीवन में इनका विश्वास है। इन्होंने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए शिक्षा को निरूपित किया है और इसी में उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्री भी ये हो जाते हैं। जो शिक्षा है, जो चिंतन इनका है वह बहुत ब्रॉड है और उसी में यह उच्च शिक्षा शास्त्री भी हो जाते हैं और बहुत कुशाग्र बुद्धि भी होते हैं, जो अध्यात्म की तरफ होने से इनको वो सारा कुछ समझ आता है। इनके अनुसार अंतःकरण के स्तर 4 होते हैं। अरविंदो घोष जी जो होते हैं तो वो अंतःकरण को 4 स्तरों में बांटते हैं। हम लोग देखते हैं वो स्तनकरण को। पहला अंतःकरण जो है वह चित्त है, दूसरा मानस है, तीसरा बुद्धि है या बुद्धि तथा ज्ञान है। इन चारों स्तरों का विकास क्रमिक में होता है। ठीक है, मतलब सीक्वेंस में होता है। फिर हम लोग आगे देखेंगे शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत, जिसमें हम लोग देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत हम लोग इसमें देखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग और फिर देखते हैं अरविंदो घोष की शिक्षा के आधारभूत जो सिद्धांत थे वह अनेक प्रकार से थे, जिसमें से कुछ प्रमुख सिद्धांतों को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। शिक्षा मानव के अंतःकरण के समूल विकास का साधन है, जो मानव को प्राप्त रजस तमस गुणों का निराकार कर सत्य गुण को विकसित करती है। शिक्षा जो है वह सिर्फ और सिर्फ सत्य को पहचानती है और सत्य के गुणों को विकसित करती है, जिसको अरविंदो घोष कहते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे बालक के आंतरिक गुणों का विकास करना ही शिक्षा है। बालक का जो अंतर का गुण है, आंतरिक जो गुण है उसका विकास होगा, उसी को शिक्षा वो मानते हैं। फिर आगे देखेंगे हम लोग उन्होंने बच्चों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अरविंदो घोष जो है वह बच्चों का जो स्थान है उसको बहुत ऊंचा बताते हैं, उसके स्थान को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं। फिर उन्होंने बोला है शिक्षा द्वारा चरित्र का विकास होता है, शारीरिक तथा बुद्धि की भी विकास होती है। अगर असल मायने में शिक्षा का अर्थ समझा जाए, शिक्षा को अगर सही तरह से देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति शिक्षा को समझता है तो उसके द्वारा क्या होता है, चरित्र का विकास होता है। शिक्षा अगर समझ में आएगी तो मनुष्य गलत कार्य नहीं करेगा, सही गलत का एहसास उसको होगा, सही गलत का पहचान उसको होगा, सच और झूठ का एहसास उसको होगा। तो शिक्षा होने से चरित्र का विकास होता है। शिक्षा अगर रहेगा तो आदमी योग करेगा, पहले भी इन्होंने बताया है, योग का इन्होंने स्थान दिया है। तो इससे शारीरिक विकास भी होगी और बुद्धि की विकास भी शिक्षा से ही होगी। फिर देखेंगे हम लोग शिक्षा प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। इन्होंने ये कहा है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। इसका मतलब यह होता है, इनका कहना यह है कि शिक्षा अगर हम प्राप्त करते हैं तो ब्रह्मचर्य अगर है तो जो सांसारिक जीवन है उससे दूर रहेंगे तो शिक्षा को सही ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे शिक्षा एकाग्रता मानता है। शिक्षा जो है वह अगर एकाग्र जगह पे होती है, एकांत जगह पे होती है, जैसे पहले आश्रम में शिक्षा दिया जाता था तो वो वहाँ पे एकाग्रता होती थी, मीन्स वहाँ पे अकेलापन होता था, एकांत वातावरण होता था, तो वहाँ पे शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होती थी। बालक उसको जल्दी अंतःकरण में अपने अपनाते थे। आगे देखेंगे शिक्षा का मातृभाषा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। शिक्षा जो है वह मातृभाषा से होना चाहिए, सरल होना चाहिए। शिक्षा अगर मातृभाषा से जुड़ा हुआ रहेगा होगा तो बालक उसको समझने में सरलता से समझकर वो मतलब उसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगला पॉइंट देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए मातृभाषा बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग की जो शिक्षा होती है, शुरुआती जो शिक्षा होती है, उसमें मातृभाषा की ज़रूरत इसलिए होती है कि मातृभाषा जब बालक जानेगा तो हम लोग शुरुआती दौर में बच्चा को तो घर का ही सब कुछ बताते हैं, घरेलू जो माँ पिताजी घर में और भी जो सारे लोग होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो सारा कुछ सीखते चले आ रहा होता है। तो प्रारंभिक में मातृभाषा ही उनको ज़्यादा पता होता है बच्चा को, तो मातृभाषा में जो शिक्षा उनको प्राप्त करवाया जाता है तो वो जल्दी उसको सीखते हैं। फिर आगे देखेंगे शिक्षा बालक की रुचि
समझ एवं परिस्थिति के हिसाब से होनी चाहिए। शिक्षा जो है वह बालक के रुचि को समझ करके अगर हम देते हैं तो वह जल्दी सीखेगा उसको। और बच्चे का जो मतलब मनोदशा जो है, उनकी मानसिक जो स्थिति है उसके हिसाब, उसके मतलब समझ को भी अगर हम देखते हैं, शिक्षा को अप्लाई करते हैं, उनको बताते हैं तो वो जल्दी सीखते हैं। और क्या होता है कि जब यह अपने हिसाब से बालक अपना सब कुछ सीखता है, अपने मानसिक स्थिति के हिसाब से उनको शिक्षा दिया जाता है, शिक्षा उनको प्रोवाइड करवाया जाता है, तो वो नए-नए कार्य भी उसके साथ में सीख लेते हैं। और जो क्या होता है कि उनके जीवन में वो सब कुछ बहुत उपयोगी होता है, जिसको वह अपने समझ से, अपने अंतःकरण के हिसाब से समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, वह उनके लिए नया चीज़ भी होता है और वह उसको आसानी से सीख भी जाते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं, शिक्षा रुचिपूर्ण होनी चाहिए। अगर बच्चे के हिसाब से, अगर बच्चे की इच्छा के अनुसार शिक्षा है, तो वह क्या होगा कि वो उसको जल्दी सीख लेंगे, उसको जल्दी अप्लाई करेंगे। मतलब जैसे उनकी जो इच्छा है और वही उनको पढ़ाया जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उनको शिक्षा दिया जा रहा है, तो उसको वो जल्दी समझ जाएँगे। शिक्षा में धर्म व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे संतुलन बना रहे। शिक्षा अगर जब दिया जाता है तो उसमें सबसे पहला कार्य होता है उनको धर्म बताया जाना चाहिए। अगर जो बालक धर्म से जुड़ा हुआ होगा, धर्म को जानेगा, धर्म के अर्थ को समझेगा, वह गलत कार्य नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, और भी बहुत सारे गलत कार्य होते हैं, उनको वह नहीं करेगा। फिर आगे देखेंगे, बच्चों को संस्कार से जुड़े हुए होना चाहिए। और धर्म का शिक्षा तो मैंने बताया कि आवश्यक है। धर्म अगर बच्चा जानेगा, गीता, उपनिषद, ये सारा कुछ अगर उनको बताया जाएगा, स्टार्टिंग में जैसे हम लोग मंत्र सिखाते हैं बच्चा को, बहुत कुछ चीज़ सिखाते हैं, स्टार्टिंग में घर से शुरुआत करते हैं, तो क्या होता है उनमें एक नया एक चीज़ डेवलप होता है, संस्कार आता है धीरे धीरे। जैसे हम लोग बच्चों को स्टार्टिंग में सिखाते हैं कि कोई अगर आता है घर में तो उनको पैर छू कर प्रणाम करना है, तो वह भी एक हमारे संस्कार में जुड़ा हुआ होता है। तो ये सारा कुछ उसमें हम देखने को मिलता है हमें। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि शिक्षा एक मित्र के समान है। शिक्षा अगर आदमी प्राप्त करता है, अगर शिक्षा को आदमी समझता है, तो वह क्या होता है कि मित्र के समान, एक फ्रेंड के तरह हमको हर हमेशा, मतलब हमारे जीवन को, बच्चे के जीवन को में मदद करता है। शिक्षा नैतिक स्तर पर जुड़ा हुआ होना चाहिए। शिक्षा जो है वह नैतिक स्तर पे जुड़ा हुआ रहना उनका बहुत ज़रूरी है। फिर आगे देखेंगे, शिक्षा नैतिक स्तर पर जुड़ा हुआ होना चाहिए, मैंने अभी बताया आपको। शिक्षा के माध्यम से मनुष्य के अंदर जो भावनाएं हैं उन्हें समझकर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से बालक के अंदर जो भी भावनाएं हैं उसे समझकर वह आगे बढ़ता है। ठीक है। शिक्षा चेतना को विकसित करने वाला होना चाहिए। शिक्षा ऐसा होना चाहिए जिससे उनके चेतन मन को विकसित करे, चेतना जो है उनको विकसित करे, ऐसा शिक्षा होना चाहिए अरविंदो घोष के हिसाब से। शिक्षा चेतना को विकसित करने वाला होना चाहिए। शिक्षा समाज कल्याण एवं मानव के हित में होना चाहिए। शिक्षा जो है वह मानव के हित में होना चाहिए, समाज के हित में होना चाहिए। शिक्षा वही प्रभावशाली होता है जो समाज में, समाज के उत्थान में समाज को आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ाने में कार्य आए। शिक्षा वही है जो मनुष्य के अंतर्निहित शक्ति को बाहर निकाले। शिक्षा वही है, असल में शिक्षा का रूप वही प्रभावशाली होता है जो मनुष्य को सही समझ प्रदान करे। आगे हम लोग देखेंगे एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य। अरविंदो घोष जो होते हैं उनका शिक्षा में क्या उद्देश्य होता है उसको हम लोग आगे देखेंगे। श्री अरविंदो घोष के हिसाब से मनुष्य के लिए जीवन में विकास क्रम को समझना तथा अंतिम सत्य तक पहुंचना ही शिक्षा है। विकास क्रम को समझना, अंतिम रास्ते तक पहुंचना उनके हिसाब से शिक्षा है। इन्होंने शिक्षा के माध्यम से बहुत कुछ बताए हैं, बहुत तरह के उद्देश्य बताए हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। इसमें से प्रमुख उद्देश्य है, पहला शारीरिक विकास एवं बुद्धि। अरविंद जी के हिसाब से, अरविंद के अनुसार हम लोग शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के शरीर का पूर्ण विकास ही शिक्षा है। बच्चा का जब शरीर का पूर्ण विकास होता है तो वह भी शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है। उनके हिसाब से योग जीवन काल में एकदम आवश्यक है, होना ही चाहिए। योग से बच्चे का शारीरिक विकास होगा, योग से बच्चे का मानसिक विकास भी होगा, तो वह शिक्षा में योग का प्रशिक्षण देना भी डालने को कहते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे ज्ञानेंद्रियों का विकास। इसमें वो ये कहते हैं
कि यक्ष, कर्ण, घ्राण, स्पर्श, रस और मन को ज्ञान के आधार में माना जाता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। फिर आगे पॉइंट बताते हैं मानसिक विकास। इनके हिसाब से बच्चे का मानसिक विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे बच्चे को अवलोकन शक्ति बढ़ती है। फिर वो कुछ भी अगर नया सीखते हैं तो उसका पुनः निरीक्षण करने की क्षमता उनमें वृद्धि होती है। नैतिकता का विषय। अरबिंदो के हिसाब से बालक में नैतिकता का विषय भी उद्देश्य भी माने हैं इन्होंने माना है कि बिना नैतिकता को विकास के प्रगति का जो लक्ष्य जो होता है वह अत्यंत हानिकारक होता है। बिना नैतिकता का मनुष्य यदि प्रगति के पथ पे आगे बढ़ जाता है तो वह कभी भी सही कार्य नहीं करेगा, उसको कभी भी सही मूल्य की जानकारी नहीं होगी, वह कभी भी सही बात को नहीं समझेगा और सही अर्थ को अपने ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करेगा। आगे पॉइंट देखेंगे अंतःकरण का विकास। अरबिंदो घोष के हिसाब से अंतःकरण जो है इस विकास का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे पहले भी मैंने आप लोग को बताया है, इन्होंने अंतःकरण को 4 भागों में बांटा है: चित्त, मनस, बुद्धि, ज्ञान और विलक्षण प्रतिभा। ठीक है। फिर इन चारों को अगर देखा जाए, इन चारों के समुचित विकास से ही बच्चा का पूर्ण विकास होता है। फिर देखेंगे हम लोग अगला पॉइंट आध्यात्मिक विकास। श्री अरबिंदो के अनुसार आध्यात्मिक जगत मानव को सर्वोच्च जगत होता है। आध्यात्मिक जगत जो है वह मानव की जगह होता है और क्या होता है, मानव के समस्त प्रयास इसी गुण में आकर के जगत में सार्थक होते हैं। अरबिंदो ने योग, साधना, ब्रह्मचर्य पर बल दिया है। इनके अनुसार भौतिक सुख क्षणिक सुख है। अरबिंदो घोष के अनुसार अगर देखा जाए तो भौतिक सुख को ये क्षणिक सुख मानते हैं। उसके पश्चात मतलब उनको ये है कि मोह सुख को त्याग करके ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। मोह सुख को त्याग करके ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है अरबिंदो घोष के अकॉर्डिंग। फिर हम लोग देखेंगे इनका करिकुलम। अरबिंदो घोष जो थे, इनका करिकुलम क्या था उसको हम लोग देखेंगे। अरबिंदो घोष जी ने बच्चों को प्रकृति से जुड़े रहने के बारे में बताया है। उन्होंने प्रकृति से बच्चों को सिखाने के लिए बोला है। प्रकृति से ही बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने बताया है। और अरबिंदो घोष के द्वारा प्रस्तुत पाठ्यचर्या को हम इस प्रकार देखेंगे, जानेंगे। इन्होंने बताया है भौतिक सुख विषय के बारे में। इसमें इन्होंने बोला है मातृभाषा एवं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषाएं, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, गणित, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, कृषि, उद्योग, वाणिज्य विज्ञान, ये सबको इन्होंने बताया है भौतिक विषय में। फिर आगे देखेंगे हम लोग भौतिक क्रियाएं। इसमें इन्होंने खेल कूद, व्यायाम, उत्पादन, कार्य, शिल्प बताया है। फिर हम लोग देखेंगे आध्यात्मिक विषय। इसमें इन्होंने वेद, उपनिषद, गीता, धर्मशास्त्र, नीति और विदेश देशों में धर्म एवं दर्शन की बात बताई है। फिर इन्होंने लिखा है आध्यात्मिक क्रियाएं। इसमें इन्होंने भजन, कीर्तन, ध्यान, योग बताया है। फिर अरबिंदो घोष ने इन विषयों को पढ़ करके जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा प्रदान की है। तो फिर आइए हम लोग आगे देखते हैं इनके सुझाव को कि इन्होंने करिकुलम में सुझाव क्या-क्या दिए हैं। पहला है प्राथमिक स्तर, दूसरा है माध्यमिक स्तर, तीसरा है उच्च स्तर, चौथा है व्यावसायिक स्तर। पहला स्तर में है मातृभाषा, सामान्य विज्ञान आदि। माध्यमिक स्तर में है मातृभाषा, विदेशी भाषा, गणित इत्यादि। उच्च स्तर में है अंग्रेजी, विदेशी साहित्य और भी हैं। व्यावसायिक स्तर में इन्होंने बोला है चित्रकला, पेंटिंग, शिल्प, ड्राइंग, संगीत, अभिनय आदि को। इनके अनुसार पाठ्यचर्या के मुख्य सिद्धांत हैं जो मैंने आपको बताया। आगे ये बोलते हैं पाठ्यचर्या के बारे में। पाठ्यचर्या रोचक होनी चाहिए। पाठ्यचर्या जो है वह रोचक हो, यह सभी विषयों में शामिल हो। पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जिसको सभी विषय में शामिल किया जा सके। मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास में भी सहायक हो, ऐसा पाठ्यचर्या होना चाहिए।
शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, ये पहले भी मैंने आपको बताया। फिर इन्होंने लिखा है कि शिक्षण विधियां ऐसी होनी चाहिए, सत, प्राण, मानस, अतिमानस, आनंद, चित, सत। ठीक है, शिक्षण की विधि ये होनी चाहिए, सत से जुड़ा हुआ होना चाहिए, प्राण से जुड़ा हुआ होना चाहिए, मानस को समझे, अति मानव का जन्म होगा, अति मानस वही बनेगा जो सत को जानेगा, सत से जिसको शिक्षा को समझेगा। फिर आनंद जिसको बोलते हैं आनंद की प्राप्ति होगी, चित है, सत है। फिर हम लोग आगे देखेंगे अरबिंदो ने शिक्षण के लिए किन किन सिद्धांतों पर बल दिया है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बालक की स्वतंत्रता, पहला पॉइंट है बालक की स्वतंत्रता। बालक को ये कहते हैं कि बालक को स्वतंत्रता देनी चाहिए, बालक को शासन में नहीं रखना चाहिए। बालक अगर स्वतंत्र रूप से रहेगा, स्वतंत्र रहेगा, तो वह क्या होगा कि नया नया चीज सीखेगा, नई नई चीजों का विकास उसके अंदर होगा और उसका स्वाभाविक जो विकास है वह कुंठित हो जाएगा ज्यादा शासन करने से। अगला पॉइंट इन्होंने बताया है बच्चों के प्रति स्नेह और सहानुभूति। बच्चा जो है उसको प्रेम और सहानुभूति की जरूरत होती है, मतलब कि बच्चा को ये लगना चाहिए कि माँ पापा के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है, घर में दादी दादू के लिए वह कितना इम्पोर्टेंट है, घर में भाई बहन है उनके लिए वह कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए उनको प्यार और सहानुभूति की बहुत ज़रूरत होती है। आगे हम लोग देखेंगे मातृभाषा द्वारा शिक्षा। अगर मातृभाषा के द्वारा बच्चा को शिक्षा दिया जाता है तो वह बहुत कुछ चलते चलते सीख लेता है, बोलचाल के भाषा में ही बहुत कुछ उनको पता चलता है और वह अपने शिक्षा में उसको शामिल करके और आगे बढ़ते हैं। फिर देखेंगे रुचि के अनुसार शिक्षा। बच्चा का जो इच्छा है, बच्चा जो है उसकी जो रुचि है उसको जान करके अगर हम शिक्षा उनको देते हैं तो वह उस चीज़ को जल्दी और आसानी से सीखते हैं और उसमें नया नया चीज़ और जोड़ते भी हैं। फिर देखेंगे स्वानुभव द्वारा शिक्षा। बच्चा जो होता है उसका कुछ अपना भी अनुभव होता है, खुद का भी अनुभव होता है। अगर उसके अकॉर्डिंग उनको शिक्षा दिया जाता है तो वह नई नई चीज़ों को भी अपने जीवन में समावेश करता है और उसको आगे लेकर चलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है क्रिया द्वारा सीखना, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। करके जो वह सीखेगा उसमें वो क्या होगा कि उसको जल्दी अचीव करेगा, जल्दी उसको कैच करेगा। तो इसलिए बच्चा को छोड़ना चाहिए कि वह खुद करे और खुद सीखे, नई नई चीज़ों को खुद से करे और खुद से सीखे। फिर हम लोग देखेंगे शिक्षा क्रमानुसार। शिक्षा जो है वह अरबिंदो घोष के हिसाब से सीक्वेंस में होना चाहिए, क्रमानुसार होना चाहिए। इसमें वह बताते हैं कि शिक्षा प्राकृतिक निरीक्षण, वस्तुओं पर प्रयोग, शब्दों का ज्ञान, अभ्यास, अर्थ, रूप आदि का बोध, साहित्यिक योग्यता, यह वह सीक्वेंस बताते हैं शिक्षा के लिए। फिर अगला पॉइंट आता है हम लोग का कौशलों का विकास। रटंत विधि को उन्होंने नहीं माना है, रटंत विधि को उन्होंने मतलब उसका बहिष्कार करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि जो करके सीखेगा वह ज़्यादा अच्छा सीखेगा। रटंत विधि का वह मतलब वह नहीं चाहते हैं कि रटंत विधि से बच्चा आगे बढ़े या कुछ नया सीखे। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे छात्र प्रतिभागिता। छात्रों को प्रतिभागिता में वह आवश्यक मानते हैं। प्रतिभागिता जैसे बच्चा अगर कोई नया चीज़ में भाग लेता है, शामिल होता है, तो वह क्या होता है कि नया नया चीज़ सीखता है और वह अपने शंका जो उनके अंदर जो शंका है, जो झिझक है, वह उससे बाहर निकलता है। ऐसे क्या होगा कि अगर छात्र कोई चीज़ में प्रतिभागी नहीं बनता है, प्रतिभागिता नहीं करता है, तो वह कुंठित होगा। धीरे धीरे उसको ऐसा लगेगा कि वह कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वह जो कर रहा है वह ठीक है या नहीं। तो उनको क्या है कि छात्र प्रतिभागिता को भी वह विशेष महत्व देते हैं। रटने का विरोध। अरबिंदो घोष जी जो हैं वह रटंत विद्या का विरोध करते हैं, वह रटंत विद्या को नहीं मानते हैं, ऊपर में भी मैंने आपको बताया है। फिर आते हैं अनुशासन, ये स्वतंत्रता के समर्थक हैं। अरबिंदो घोष जी जो हैं वह स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व देते हैं। बच्चा के लिए वह यह बोलते हैं कि बच्चा जितना स्वतंत्र रहकर सीखेगा उतना वह अनुशासन में नहीं दिखेगा। फिर हम लोग देखते हैं लास्ट पॉइंट विद्यालय। तो अरबिंदो घोष के अनुसार विद्यालय
बच्चों की कर्मस्थली होनी चाहिए। अरविंदो घोष जी जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग विद्यालय जो है वह बच्चों के लिए कर्मस्थली होनी चाहिए और बच्चा जो है वहीं से सब कुछ बच्चा को वहीं से सब कुछ सीखना चाहिए, वहीं पे उसको आध्यात्मिक ज्ञान होनी चाहिए, वहीं पे उसको शारीरिक ज्ञान होनी चाहिए, वहीं पे उसकी मानसिक विकास होनी चाहिए और क्या होता है कि वहीं पे बच्चा का समुचित विकास होना चाहिए। विद्यालय जो है बच्चा के लिए जो जिसको कर्मस्थली मानते हैं अरविंदो घोष, वह कहते हैं कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक ये सारा विकास बच्चा का विद्यालय यानी उसके कर्म स्थली से ही होनी चाहिए। इन्होंने बंधुत्व की भावना को पूर्णतः अपनाने पर बल दिया है। अरविंदो घोष जी जो हैं वह बंधुत्व की भावना को अपनाने के लिए बहुत जोर देते हैं, बहुत बल देते हैं और उसको अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए बताते हैं। ओके, थैंक यू।